रियल एस्टेट के लोग जो रहते हैं ना वो काफ़ी इंटेलिजेंट रहते हैं, क्योंकि उनको पता होता है मार्केट इनसाइड का, कहाँ पे प्रॉपर्टी बढ़ने वाली है, कहाँ पे डेवलपमेंट होने वाला है। मेरा सिर्फ एक ही है, मुझे उतना नॉलेज नहीं है इस चीज़ के बारे में। तो आप ये कैसे फाइंड आउट करते हो, कनेक्शन बिल्ड करते हो, क्या करते हो उसके लिए? सबसे पहले तो ये ज़रूरी होता है कि कहीं पे भी आप प्रॉपर्टी देख रहे हैं बिल्डर पॉइंट ऑफ व्यू से, ओके। तो उसमें ये होता है कि यहाँ पे लोगों की डिमांड क्या है। अगर डिमांड है और ऑलरेडी हम लोग जो वर्क करते हैं वो डेवलप एरिया पे नहीं करते हैं, ओके। जहाँ पे एनालिसिस करने के बाद ये लगता है कि यहाँ पे 5 साल 10 साल बाद प्रॉफिट बनाने के लिए ये ज़रूरी होता है कि आप नए एरिया को चूज करें, जहाँ पे आपको लग रहा हो कि आने वाले 5 साल 10 साल 15 साल में डेवलपमेंट शुरू होगा, तो उस समय आज का जो आपका इन्वेस्टर होगा उसकी पूंजी मल्टीप्लाई हो जाएगी। और ऐसा किया है हमने, जिनको हमने 300 साढ़े 300 रुपए में ज़मीन दी, आज वो 2500 3000 रुपये स्क्वायर फीट का विद इन 10 ईयर, तो 10 टाइम्स रिटर्न उनको मिल रहा है। कि मेरा सिंपल क्वेश्चन है कि मार्केट इनसाइड के बारे में कैसे पता करते हो आप? लोगों से कनेक्ट करते हो या फिर डेवलपिंग बॉडीज होती हैं कुछ, कभी कभी ना गवर्नमेंट के कुछ प्लान रहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप हम गवर्नमेंट प्लान के अकॉर्डिंग रिएक्ट नहीं करते, हम पब्लिक की डिमांड पे काम करते हैं। जहाँ पे लोगों की रिक्वायरमेंट क्या है, लोग इन्वेस्टमेंट के लिए लेना चाह रहे हैं या उनका बजट क्या है और उस बजट के अकॉर्डिंग वो रहने के लिए देख रहे हैं या इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हैं। अभी हमारा प्रेफरेंस ऐसा रहता है कि जिनका बजट कम है और वो सिटी एरिया को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जहाँ पे पता लगा EWS लेने के लिए 30 लाख 40 लाख खर्च करना पड़े, उसकी बजाय हमारे यहाँ वो 10 लाख के इन्वेस्ट करके 1000 स्क्वायर फीट का प्लॉट ले लेते हैं। भविष्य में 5 साल बाद उसको बनाते हैं रहते, तो उनके बजट में वो चीज़ें आ जाती हैं। अच्छा, इसमें भी 2 टाइप का सिस्टम चलता है, चलते तो काफ़ी टाइप के हैं, बिल्कुल, बट मेजरली ये रहता है कि एक तो होता है लैंड परचेज करके उसकी प्लॉटिंग करके आप सेल करते हो, ठीक है। एक आपका पूरा मल्टी डेवलप करते हो आप, या बिल्डिंग डेवलप करते हैं, फिर उसके बाद आप उसको सेल आउट करते हो। तो आप किस मॉडल पे वर्क कर रहे हो? हम तो अभी लैंड डेवलप करके देते हैं, क्योंकि लैंड में क्या होता है, इन्वेस्टमेंट चाहे जिस तरीके से कोई व्यक्ति करता है उसका इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई होता है, और जो कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी होती है, वेल फिनिश्ड होती है, उसमें जो कस्टमर का इन्वेस्टमेंट होता है वो मल्टीप्लाई नहीं हो पाता है। जैसे आप फ्लैट्स ले लीजिए या इस तरीके के जो प्रोजेक्ट हैं, उसमें 10 साल बाद भी बहुत ज़्यादा उसका कैपिटल इंक्रीज नहीं होता है, बल्कि डेप्रिशिएट होने लगता है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन वैल्यू जो है हमेशा डेप्रिशिएट होती है। तो हम रॉ मटेरियल पे पैसा लगाना ज़्यादा पसंद करते हैं, और लोगों को एडवाइस भी यही देते हैं कि वो रॉ मटेरियल रॉ पे पैसा लगाएं, तब वो दोनों तरीके, एक तो कम कैपिटल में उनके पास अपनी लैंड हो जाती है कि आज कैपेसिटी नहीं है बनाने की, कल की डेट में उनके पास कैपिटल होगी तो अपना मकान बना सकते हैं, रह सकते हैं। और जो जितना भी फिनिश वाला वर्क है, जहाँ पे डेवलप्ड प्रॉपर्टी लोग खरीदते हैं, तो वो हाई वैल्यू वाली होती है। तो हम लोअर मिडिल क्लास को कनेक्ट करते हैं और उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं कि वो कम बजट में अपनी लाइफ स्टाइल को कैसे बेटर बना पाए। ठीक है। वन मोर क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू यू इस बिजनेस में पोटेंशियल कितना है? मुझे तो लगता है कि रियल एस्टेट से अच्छा पोटेंशियल बहुत कम बिजनेस में होता है। ये ऐसा बिजनेस है कि कोई भी व्यक्ति है, जैसे आप बिजनेस करोगे, पैसा कमाओगे, जब पैसा आपके पास आएगा तो आप इन्वेस्ट कहाँ करोगे? तो सबसे पहला प्रेफरेंस होता है रियल एस्टेट, सेकंड गोल्ड हो गया, स्टॉक हो गया। तो स्टॉक वेरिएबल होता है, उसमें आपका रिस्क रहेगा हमेशा। गोल्ड अगर आप परचेज करते हो तो उसकी सिक्योरिटी का इशू होता है कि आपने परचेज कर लिया, मान लो अब उसको रखे तो लॉकर लीजिए, यहाँ रखिए, वहाँ रखिए, उसके बाद एक मामूली रिटर्न मिलता है, बहुत बड़ा रिटर्न भी नहीं आता है। लेकिन वहीं प्रॉपर्टी पे ये आपकी मल्टीपर्पज भी होती है। आपने आज पैसा लगा दिया, कल की डेट में आपका मन किया कि नहीं हम बेचेंगे नहीं, हम बनाते हैं, इस पे बना के रहेंगे, तो आपके उस पर्पज में भी यूज होगी। दूसरा, आपको उसको केयर नहीं करना है, ये आपको उस पर देखने पे कोई आपका खर्चा नहीं होना है, फिर भी आपका इंक्रीमेंट फंड वैल्यू आपकी हमेशा बढ़ती रहेगी। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि रियल एस्टेट सबसे अच्छा बिजनेस करने वालों के लिए भी अच्छा है, और जो इन्वेस्टर है हमारा, यूजर है हमारा, उसके लिए भी। तो हम जो बड़ा गैप बना हुआ था, उस गैप को फिल करने का प्रयास कर रहे हैं कि एक मीडियम क्लास के व्यक्ति को कम बजट में उसके बजट के अनुसार उसकी
ख्वाहिश पूरी हो सके कि वो अपने मकान में रह सके। ग्रेट इनिशिएटिव। तो इस वजह से हमारा इस रियल एस्टेट में आना भी हुआ, क्योंकि तमाम तरीके के फ्रॉड होते थे, लोग पैसा ले लेते थे, ज़मीनें नहीं मिलती थी लोगों को, गलत ज़मीनों की रजिस्ट्री हो जाती थी। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या थी। इसी समस्या को हमने एड्रेस किया और इस समस्या को दूर किया है कि अगर हमारे साथ कोई जुड़ा है, उसने हमसे कोई लैंड परचेज किया है, तो वो आज की डेट में खुश है, क्योंकि उसका जो पूंजी है वो मल्टीप्लाई हुई है। राइट, बढ़िया। बाय द वे, जैसे अगर कोई न्यू बंदा है, लाइक उसको इतना रियल एस्टेट का नॉलेज नहीं है, बट ही वांट्स टू स्टार्ट अ रियल एस्टेट बिजनेस, तो वो कैसे स्टार्ट कर सकता है? उसके लिए इससे बढ़िया बिजनेस कोई नहीं है, रियल एस्टेट ही उसके लिए सबसे बढ़िया बिजनेस है। आप शुरुआत में सबसे अच्छा होता है कि आप एसोसिएट बन के काम करें। ठीक है। कोई बढ़िया प्रोजेक्ट लगता है, कोई बढ़िया व्यक्ति लगता है, कोई बढ़िया कंपनी लगी आपको, आप उसके साथ जुड़िए। ठीक है। और विदाउट इन्वेस्टमेंट आप रियल एस्टेट से अच्छा पैसा कहीं और नहीं बना सकते। रियल एस्टेट एक ऐसा फील्ड है जहाँ आप बिना पैसा लगाए करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। आपके अंदर वो रिलेशन बनाने की, लोगों को कनेक्ट करने की। शुरू में सेल्स प्रोस्पेक्ट से जुड़िए आप, उसके बाद जब आपका मार्केट हो जाएगा, आपके पास फंड भी जनरेट हो जाएगा, आप पहले किसी के साथ शेयर होल्डर बनिए, प्रोजेक्ट में भागीदारी अपनी करिए, और उसके बाद जो है आप फिर लीड करिए चीज़ों को। स्टार्टिंग में आप लीड नहीं कर सकते। लीड करने के लिए एक्सपीरियंस भी चाहिए, कनेक्शन भी चाहिए और फंड भी चाहिए। इसलिए युवाओं को भी आना चाहिए, और हमारे साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिना पैसे के आज की डेट में अपना घर बना लिए हैं और जॉब वालों से अच्छा पैसा कमा रहे हैं। जो एक व्यक्ति जॉब करता है 50,000, 60,000, 1 लाख रुपए कमाता है, हमारे साथ जुड़े हुए ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने साल में 50-50 लाख रुपए कमाया है। राइट। बट इसमें मेन थिंग इज दैट कि आपको कनेक्शन बिल्ड करना पड़ेगा। कनेक्शन बिल्ड करना पड़ेगा और आपको ट्रस्ट भी बिल्ड करना पड़ेगा। कनेक्शन बनाने के बाद आप जो कमिटमेंट करते हैं उस पे आपको कहीं न कहीं पे खरा उतरना पड़ेगा, वो सबसे इम्पोर्टेंट। ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग है। और आप अपने कमिटमेंट पे अगर खरे उतरते हैं तो मार्केट आपके लिए तैयार हो जाएगा। आप लोगों को लाभ दिलाने की सोचिए, आपका लाभ अपने आप होता रहेगा। बिल्कुल। राइट। अच्छा, लास्ट मेरा क्वेश्चन ये है, जैसा हम पहले डिस्कस कर रहे थे कि लाइक लैंड परचेज करके उसको सेल करना प्रॉफिटेबल है या फिर उसको बिल्डिंग में कन्वर्ट करके उसको फ्लैट वाइज उसको सेल करना कंफर्टेबल है? देखिए, मार्जिन तो जब आप किसी लैंड को परचेज किया और कंस्ट्रक्शन करके जब सेल आउट करते हैं तो उस केस में मार्जिन आपको ज़्यादा होता है। ठीक है। लेकिन उसमें जो आपका टाइम है वो ज़्यादा कंज्यूम होता है। लैंड परचेज करके रॉ लैंड आपने टर्नओवर किया, बेच दिया, तो उसमें आपको जल्दी प्रॉफिट होता है, कम प्रॉफिट होता है लेकिन जल्दी होता है, तो आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लास्ट में आप लाइक ऐसे लोग हैं, काफ़ी लोग जो रियल एस्टेट में आना चाहते हैं, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मेरा मैसेज यही है सभी के लिए, आप चाहे जिस फील्ड में जाएं, अगर रियल एस्टेट में आते हैं तो आप ऑनेस्ट बनिए, लोगों को सही कमिटमेंट करिए, उनके मनी की उनको वैल्यू प्रोवाइड करिए, आप वैल्यू एडिशन करिए लोगों की लाइफ में, आपकी लाइफ में वैल्यू एड ईश्वर करेगा। ये एकदम प्रैक्टिकल फैक्ट है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। धन्यवाद, इतना टाइम बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।